खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है। हमारे लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं कि हम वजारत उज़्मा लें या हम अपोजिशन में बैठें। फैसला जो है वो जरदारी साहब ही करते हुए नजर आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को लीड किया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 75 लाख लोगों को एमक्यूएम ने जो है बाजियाब करवा के गिनवाया। 100% काबिल इलाज बीमारी है, 100%। बस कोई एक सामने वाला को गाइड करने वाला अच्छा हो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम दुनिया बोल है। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे क्योंकि आज हफ्ते का आगाज़ हो रहा है ना। हफ्ते का आगाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है खुश उसलूबी से अपने अंजाम को पहुंचा है। हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और ये हफ्ता अब हुकूमत साजी के लिए और ज़्यादा अहम हो गया। लेकिन साथ ही साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने या तो आज़ाद बैठना है तो आज़ाद रहेंगे, या जिन्होंने किसी जमात में शामिल होना है तो उनकी अब अक्सरियत तेज़ी के साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों का रुख भी कर रही है। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम देखेंगे सोशल मीडिया पर एक मीम्स का तूफान आ जाएगा जी। लोटा नंबर 1, लोटा नंबर 2, इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी। एनी हाउ, जितने भी बड़े हैं उनकी आपस में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं और जो पंजाब है उसमें इस वक्त हलचल जो है वो अपने अरूज पर है। देखते हैं क्या होता है। 3 दिन का वक्त है मेरा ख्याल है, और बहुत ज़्यादा बहुत सी जगहों पर बड़ा शोर उठ रहा है। लेकिन शोर से ज़्यादा खामोशी भी बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। तो आज कोर्ट ऑफ द डे में भी हम बात ये करने जा रहे हैं कि खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल भी है। बिल्कुल। अच्छा, पता है आपको, जब कभी आपका कोई शदीद कोई दिल दुखाए या आपको परेशान करे तो अगर आप उसको उसका जवाब उसी वक्त रिएक्ट ना करें ना तो आपको तसल्ली और एक इत्मीनान भी रहता है। और जो खामोश रहने वाला है ना, वो खामोशी से ऐसा जवाब देता है कि जो ज्यादती करने वाला है वो काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि यार मैंने कुछ गलत किया। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो लोग इस वक्त कहते हैं ना कि फौरी रद्द अमल दे रहे होते हैं, किसी बात पे फौरी गुस्सा आ जाता है, फौरी जवाब दे देते हैं, उनके कई बार खुद उनको एहसास होता है कि यार मैंने ये जल्दबाजी कर ली। आपको पता है बहुत सारे लोग बताऊं क्या कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो आपको मुक्का याद आए वो अपने मुंह में मार लेना चाहिए। हालांकि मेरा ख्याल है कि जो लोग वो मुक्का नहीं चलाते वो बेहतर करते हैं। अच्छा, मैं वो एक पंजाबी की एक मिसाल है, वो कहते हैं कि अब जो है वो सलामी बड़ी करके देंगे, इसलिए हौसला रखें, तसल्ली रखें और उसके बाद जो है जितना उसने आपको किया उससे ज़्यादा आप बड़ा जवाब उसको दे सकते हैं। तो बड़े जवाब के साथ बड़ी खबर भी हो जाए। बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म? आज़ाद उम्मीदवारों को मनाने और अपनी पार्टी में लाने का आखिरी रोज़। जो जितने आज़ाद उम्मीदवार तोड़ पाएगा वही हुकूमत बनाएगा। क्या अवाम वज़ारत उज़्मा की सीट पर नया चेहरा देखने वाले हैं या मियाँ साहब की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? ये आज जानेंगे। सियासी उफुक पर एमक्यूएम पाकिस्तान की वापसी, मुत्तहिदा 17 सीटें लेकर फिर से हुकूमत साजी के लिए अहम तरीन बन गई। मुत्तहिदा को उनकी पोजीशन के बदले कौन कौन सी पोजीशंस मिल सकती हैं, अरशद वोहरा से बात होगी। और मिर्गी का आलमी दिन, दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़्यादा अफराद मर्ज में मुब्तला, लेकिन क्या इसका इलाज मुमकिन है? तफसील से बताएंगे आज के प्रोग्राम में। ये है वो तमाम बड़ी खबर जिन पर डिटेल में हम बात करेंगे। और अब हम ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो इस वक्त एक्स पर जो चल रहा है वो अनडाउटेडली इलेक्शन रिजल्ट 2024 इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तकरीबन 94,000 सारिफीन ने इस पर पोस्ट किया है। इंतखाबात के नताइज सोशल मीडिया एक्स पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के तमाम हलकों के नताइज जो हैं वो अब तक जारी कर दिए। 264 हलकों के नताइज में से अगर बात की जाए तो 101 आज़ाद उम्मीदवार है। नून लीग के 75 है, पीपी 54, एमक्यूएम 17, काफ लीग के 3, जेयूआई के 4 अरकान कौमी असम्बली में पहुंच पाए। मुदस्सिर बिल्कुल, और सबसे बड़ी अहम बात है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 101 जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। अब ये बड़ी गलत फहमी है इसमें। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बहुत से ऐसे हैं जो हकीकतन आज़ाद हैं, उनका किसी जमात के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो ख़ुद इलेक्टेबल्स जिसे कहते हैं ना,
सैरिश अच्छा, वो। मैंने और एक दूसरा स्क्रीन मुदस्सिर देखा है कि किसी ने ये डिवीजन भी रखी हुई थी कि आज़ाद को आज़ाद लिखा हुआ था और जी। जो बैग्ड है उनको अलग से लिखा हुआ, तो आई थिंक कुछ 6-7 थे जो बिल्कुल। और कुछ आज़ाद वो हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने, कुछ हल्के ऐसे थे जो ओपन छोड़ दिए, यानी आप भी टिकट के हकदार समझते अपने आप को, मैं भी समझता था, तो जमात ने उसको ओपन छोड़ दिया कि ठीक है आप फाइट करें, जो जीत गया वो। तो अब उसमें बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने जीतते ही फौरी तौर पर ऐलान किया कि हम पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन में जा रहे हैं क्योंकि ये टिकट उन्हीं का था, तो इस तरह से वो 101 का फिगर है। उसके बावजूद भी बहरहाल अभी भी जो आज़ाद जिसको बैक कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तादाद ज़्यादा है। सही। दूसरा ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है जी #वसीम कादिर। ये ट्रेंड कर रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल हो गए हैं। वसीम कादिर की मरीम नवाज से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। लीगी रहनुमा मरीम नवाज शरीफ का जो वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम उन्होंने मुबारकबाद उनकी जानिब से दी गई है। आरफीन लेकिन नाराज हुए हैं। नहीं, उनके वोटर जो हैं वो खासे नाराज़ हैं, उनके घर के बाहर एहतजाज किया गया है, वो लोटे उठा के आ गए, तो खासा एक बड़ा बहरहाल हंगामा बरपा रहा। उनके हल्फ ने लिया था कि मैं वफादार रहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा, तो उसके बाद वो चेंज और उनके चेंज होने के बहरहाल असरात वो अब उनको भुगतने भी पड़ेंगे, तो नजर भी ये आएंगे। गलत बयानी अगर की है और हलफ लिया है तो उसके बाद हलफ की पासदारी नहीं की है, तो ये तो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक सीट पे बड़ा मजे का मामला है। यहाँ जमशेद चीमा लोगों को टिकट नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हालांकि वो बाद में अभी तक भी उन्होंने टिकट भी जमा करा, लेकिन उनको यहाँ नहीं दिया, उनके बदले इनको दिया गया और वो जीतने के दूसरे दिन चले गए। बस जी। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार इस वक्त इंतहाई अहम हो गया, ये जोड़ तोड़ चल रही है। तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि जो भी हुकूमत बनने जा रही है वो इत्तेहाद के बगैर हुकूमत नहीं बन पाएगी, यानी कम से कम 4 से 5 जमातें मिलेंगी तो हुकूमत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत बनाने की पोजीशन में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब आपके वक्त का। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाए या पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का हुकूमत में साथ दे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम जो है वो माशी इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। फैसला क्या होगा वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC की मीटिंग है वो उस पर डिसाइड होगा मुशावरत के साथ। आपको पता है पीपल्स पार्टी का एक बहुत जमहूरी तरीक़ेकार है कि तमाम अहम मामलात के ऊपर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको एतमाद लिया जाता है और मुशावरत के बाद फैसला किया जाता है। तो तमाम जो भी बातचीत हुई है उसको सामने रखा जाएगा और उसके बाद उनके बेहतरीन मफाद में फैसला किया जाएगा कि आगे कैसे चलना है। क्योंकि देखें, अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो किसी एक जमात को मुकम्मल मैंडेट नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद हम आपको पता है पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद इंतखाबात में जाना था, हमने जमहूरी रास्ते को इख्तियार किया क्योंकि हमने एक बड़ी जिद्दोजहद की है, बहुत लाजवाब कुर्बानियां दी हैं, तो उनको सामने रखा गया। 2013 में सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हमें कैंपेन नहीं करने दिया गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में बैठने को तरजीह दी। 2018 में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो कई सियासी जमातें जो है इस बात पे राजी नहीं थी कि पार्लियामान में बैठा जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में बैठने को तरजीह दी और ये कोशिश की कि जो 5 साल की मुद्दत है वो लाजमी पार्लियामान की पूरी हो। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ये नहीं चाहेगी कि जमहूरियत डीरेल हो और फैसला। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सहर साहब। मुझे ये बताइएगा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, कुछ अंदर की खबर भी तो दीजिए ना। एक तरफ बात हो रही है कि जी हाफ टेन्योर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो डिवाइड कर ली जाएगी, फिर ये भी खबरें हैं कि ज़रदारी साहब को प्रेसिडेंट की ऑफ़र हुई है, फिर सेनेट के चेयरमैन भी कहा जा रहा है कि जी आप लोगों के लिए उसकी भी पेशकश है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, तो कुछ बताइए तो कि अंदर क्या ऑफर्स क्या है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बड़ी जमात है सियासी जिसने चारों सूबों के अंदर जो है नशिस्तें नहीं हैं। सेनेट के अंदर भी हमारी जो है एक नंबर गेम होगा, तो तब जो है हम सेनेट का चेयरमैन ले सकेंगे। तो ये जो है ना, ये तमाम बातें ये आपकी जो नशिस्तें हैं उन पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये अहलियत है कि वो सबको साथ लेके चल सकती है। तो हमारे लिए दोनों ऑप्शंस खुले हैं
कि हम वजारत उज़्मा लें या हम अपोजिशन में बैठें। दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन पार्लियामान में इस्तेकाम को तरजीह देगी और इस्तेकाम रखेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी एक यंग डायनामिक लीडर है जिन्होंने अपनी 16 महीने की एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो उनकी कारकर्दगी है उन्होंने साबित किया कि ना वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लेकिन साहब साहब चीजें कुछ थोड़ी अजीब हो जाती हैं क्योंकि बिलावल ने कैंपेन के दौरान वाज़ेह तौर पर ये कहा कि वो नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, इनकार किया। और अब जाहिर है वो फिर वही बात होगी ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स एज वेल। तो मतलब अब उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, सब चल भी रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस पर सवाल उनसे किया जाएगा? देखिए, सियासी इख्तलाफात सियासी दुश्मनी नहीं होते, ठीक है। हमें हमने जहाँ पे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना था, हम इत्तेहादी थे, हमने जब भी किया। आपको पता है बहुत सी लेजिस्लेशन के ऊपर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अमेंडमेंट्स पीपल्स पार्टी लेकर आई। तो बात यह है पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने 2008 में भी मुस्लिम लीग नवाज को जो है वजारतें ऑफर की थी, छोड़ के जाने वाले वो थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एपीएस पे हमला होने के बाद नेशनल एक्शन प्लान पे किसी किस्म की शराइत नहीं रखी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सलाला चेकपोस्ट पे हमले के बाद एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करके पार्लियामान से एक मजबूत आवाज बुलंद की थी। तो देखिए बात यह है आपको मुल्क का मफाद पहले सामने रखना पड़ता है और बाद में फिर जो है अपना हमारे हम ईगो। तो इसी मामले में अगर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ कोई बात हो रही है कि वहाँ उनके साथ कोई हुकूमत बनाने का प्लान या उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं हो रहा? देखिए अभी तक मेरे इल्म में तो ऐसी कोई राब्ते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 9 मई में के वाकयात में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके साथ तो मैं समझती हूँ चलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वो लोग जो कि इस तरह से पाकिस्तान की सालमियत पर किसी ने हमले नहीं किए और वो उनके पास मैंडेट है और वो समझते हैं कि जी उन्होंने एक मुस्बित किरदार अदा करना है तो वो पार्लियामान में बैठेंगे। पार्लियामान में ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो रवैया बानी तहरीक इंसाफ ने अपनाया था कि आप अहम तरीन कौमी सलामती के मामला पे भी किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, आप किसी से बात करना नहीं चाहते, उसका बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो ये रवैया तो मैं समझती हूँ जब आप पार्लियामान में बैठते हैं तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो मुल्क और कौम की होती है, अवाम के मैंडेट की होती है, आपको उससे निभाना होता है। आप मुल्क के मफाद को दुश्मनियों में जो है वो नहीं ये कुर्बान कर सकते। हाँ, ना ही मैं समझती हूँ सियासत में कोई दुश्मनी होती है। हाँ, सियासी इख्तलाफात होते हैं, नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, आपके मैनिफेस्टो डिफरेंट होते हैं, आपकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। तो जैसे हम तो 18th अमेंडमेंट को चाहते हैं, हमने नवाज लीग की तरफ से देखा कि वो 18वीं अमेंडमेंट को तब्दील करना चाहते थे। तो बात यह है कि इस वक्त जब हम पार्लियामान में बैठेंगे तो डेफिनेटली किसी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो एक दूसरे की जो है मुशावरत के बगैर और कंसेंसस डेवलप किए बगैर जो है इस तरह की कोई चीज कर सकेगा। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और वो जो हकीकी आज़ाद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब जाते नजर आ रहे हैं, क्या आपके पास भी वो आ रहे हैं? खासतौर पर पीटीआई के जिनको टिकट था, जिनकी बैकिंग थी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको अट्रैक्ट कर रही है कि उनकी तरफ आए? देखिए, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, यकीनन वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में होंगे और हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से मेरे इल्म में नहीं है। ये आज जब हमारी ईसीसी की मीटिंग होगी तो उसमें जो भी बातें होंगी वो खुल के सामने आएंगी। सही। सहर साहिबा, आप लोगों की जमात में बड़ी अच्छी बात है कि सबको ये हक हासिल है कि किसी फैसले पर अगर इख्तलाफ भी हो तो वो खुलकर बयान किया जाता है। हमने माजी में देखा भी है, जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान भी जो बातें थीं वो उस तरह से सामने आई कि जी नहीं उस एक पेज पर नहीं थे। लेकिन अभी जो मामला सारे हुकूमत साजी को लेकर हैं इसमें दोनों एक पेज पर हैं, इस हवाले से आप बताएंगे कुछ? देखिए, बात यह है कि एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच जरूर हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन यह कि जब मशावरत होती है तो तमाम पहलुओं पे मशावरत होती है। गुफ्तगू में, मशावरत में बहुत सारे पहलू सामने आते हैं और जिस पर कंसेंसस डेवलप होता है वो आगे चलता है। यकीनन जो है जरदारी साहब जो है वो सदर भी हैं और रह चुके हैं और जो है पीपल्स पार्टी के भी सदर हैं और उनके साथ उनका तजुर्बा है। वैसे भी तहम्मुल और बर्दाश्त उनमें बहुत ज्यादा है, वफायमत की राह अपनाते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फलसफे पे चलते हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक यंग डायनेमिक लीडर हैं, उनके सामने जो है बहुत सारे आगे उनका फ्यूचर है, बहुत सारे मामला उनकी अपनी एक सोच है। तो लेकिन ये कि जो डेवलप होती हैं चीजें वो कंसेंसस के साथ डेवलप होती हैं, इख्तलाफात कहीं नहीं होते, सोच डिफरेंट हो सकती है, इख्तलाफात कहीं नहीं होते।
लेकिन एक पेज का जो सवाल है कि वो क्या वाकई इस तरह से इलेक्शन होने से पहले भी उन्होंने कहा कि अभी वो इमेच्योर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब जो बुज़ुर्ग हैं उनको अब साइड पे हो जाना चाहिए। एक सियासी जमात में दो तरह के बयानी इलेक्शन से पहले, और अब जो इख्तलाफ की बातें हैं कि वो चाह रहे हैं या तो हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो। बिलावल साहब, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बात ये है, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने इंटरव्यू में उसकी वजाहत कर चुके हैं कि वो जिस की बात कर रहे थे, जिनसे उनका मुकाबला था इंतखाबी, ठीक है, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे। वो अपने आप को जब नौजवान लीडर मुतारिफ करा रहे थे तो वही कह रहे थे कि मैं हकीकतन एक नौजवान लीडर हूँ, मुझे 72 साल की उम्र में ये नहीं कहना पड़ रहा कि मैं नौजवानों का लीडर हूँ, ठीक है। वो अपनी उस सोच की बात कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी के अंदर क्या सीनियर लोग नहीं है, क्या उनके साथ बिलावल तो इतना एहतराम करते हैं। अगर आप उनका रवैया देखें तो कायम अली शाह को भी हाथ पकड़ के ऊपर लेके गए हैं स्टेज पे। देखिए, ये जो है ना, हमारी जमात के अंदर एहतराम और जो है जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे मशावरत का एक बाकायदा एक तरीकेकार है, उसमें कोई जो है इख्तलाफ की बात नहीं। और जो उन्होंने जरदारी साहब ने कहा था, उन्होंने एक देखें, एक बाप अपने बेटे के बारे में बात करता, हो सकता है कि आपके वालिदैन भी ऐसे कहते हो, वो चाहे कितना भी तजुर्बा हो। उन्होंने किस पैराए में कहा था, उसको किस पैराए में देखा गया। मैं समझती हूँ इस बहस को हमें छोड़ देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छा, को सही, ठीक है, वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो है पूरे एक जुमले में से चंद अल्फाज लेके उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें ब्लो नहीं करना चाहिए। सही कह रही हैं आप। अच्छा सार साहब, आप ये इंटरव्यू जिसकी अभी मुदस्सिर ने बात की, जिसमें ये सब डिस्कस हुआ था, जरदारी साहब ने तब एक बात ये भी कही थी कि हमने जो आपस में तय किया था जब पीडीएम वेंचर बना, तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जिन पे हमें इख्तलाफ था या फिर हमारी नहीं मानी गई, हमारे मशवरों पर उस तरह से नहीं इन्होंने गौर किया। तो दैट मीन्स के वो जो आपस की कोऑर्डिनेशन होती है उसमें कुछ फ्लॉज थे कि इनको बाद में कहना पड़ा कि जी हमने समझने में गलती की या हमें नहीं इनके साथ होना चाहिए था। तो अब ये वही लोग हैं जिनसे फिर बात हो रही है, तो एतमाद क्या फिर से इन पर किया जा रहा है? देखिए, बात यह है, एतमाद किसी पे नहीं किया जा रहा। एतमाद जो है वो पार्लियामान पे और जमहूरी रास्ता है उस पे किया जा रहा है। आप ये देखें कि डेफिनेटली हमारे मैनिफेस्टो अलग हैं, हमारे नजरिए अलग हैं, हमारी सोच अलग है, ठीक है। हम तो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, और कोई दो पार्टीज जो है वो आपस में इल्हाक करके एक दूसरे में जम नहीं हो रही। एक पार्लियामेंट्री अगर जो है किसी किस्म का कोई कंसेंसस डेवलप होता है तो वो पाकिस्तान के लिए होता है। आपका क्या ख्याल है कि हम भी वो वाला रवैया अपनाएं कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बात करूंगा? नहीं, आप पार्लियामान में बैठते हैं तो आपकी जाती अना कुछ नहीं होती, आपके सामने आपकी जिम्मेदारी होती है। वो मैंडेट आपको किस लिए, इलेक्शन किस लिए होते हैं? आप पार्लियामान में क्यों जाते हैं? इसलिए कि आप जो है वो नुमाइंदगी करें अपने हल्के की, अपने अवाम की, किस बात पे बेस्ड, जो आपका मैनिफेस्टो है, और क्या जिम्मेदारी उठाएं अपने मुल्क की, ठीक है। आपने ये दोनों अहम चीजें हैं। तो जहाँ पे हमें अपने नजरिए पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इसी के साथ साथ जो है मुल्की मफाद। आपको मैंने दोबारा ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने इंतशार की राह नहीं इख्तियार की। हमने किसी इदारे पे कभी हमला नहीं किया। हमने जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और आज भी पाकिस्तान हमारे लिए सही। साहिर कामरान साहबा, आप मंशूर की बार बार बात करें तो एक आपके मंशूर में, मुस्लिम नून के मंशूर में एक चीज़ बड़ी अहम है जो कॉमन आदमी पिछले 16 महीने में इंतज़ार कर रहा है, वो है महंगाई की कमी। आपने कहा 300 यूनिट, वो करें 200 यूनिट। अब दोनों की हुकूमत मिलके बन रही है, तो मिला के कोई 150 यूनिट भी बिजली देने के फ्री में हम शायद इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकते। अप्रैल में नए IMF के साथ शराइत हैं, हम कीमतें कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसी में जकड़े हुए हैं। तो ये मंशूर में जो कुछ होता है ज़रूरी है कि वो आप डिलीवर भी कर पाएँ। ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है क्या? देखिए, बात ये आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारिशों और सैलाब के बाद सबसे पहले सूबा सिंध में बहाली की, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 300 यूनिट की, तो आप ये देखिए ना कि हमने उसके एक बेसिस डेवलप किए कि हम सोलर के जरिए बिजली पैदा करेंगे, और सिंध के अंदर हमने मुतबादिल जो एनर्जी के जराए हैं, तवानाई के जराए, उनसे बिजली पैदा की है, ठीक है। जब आप सोलर से एनर्जी पैदा करते हैं तो आपका लाइन मैन का वो निकल जाता है एक्सपेंस, आपके लाइन लॉसेस निकल जाते हैं, ठीक है, आपके लाइन के लॉसेस निकल जाते हैं, और एक अफोर्डेबल बिजली पैदा होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसके ऊपर
बाकायदा सूबे सिंध के अंदर तो पॉलिसी भी तरतीब दी और उसके बहुत काम किया है। तो हम और कोयले से हम बिजली बना के दे भी रहे हैं। हमने इम्पोर्टेड कोल के ऊपर बात नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है झम्पीर के अंदर हवा से भी यानी विंड एनर्जी भी जो है जो हमारे विंड कॉरिडोर है वो भी पैदा बना रही है और हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। चलिए देखते हैं जो वादे किए गए इन जमातों की जानिब से अपने अपने मंशूर में उस पर कितना अमल किया जाता है और क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया सार साहिब, आप हमारे साथ और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, जो मुदस्सिर ने भी सवाल किया कि जो इलेक्शंस में गैर मामूली ताख़ीर थी, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कल PTI के रहनुमा बाबर अवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा ये कह दिया उन्होंने कि भी एक इलेक्शन 8 को हुआ था, दूसरा 9 को हुआ है। तो इस वक्त चेयरपर्सन है फाफिन की मुसरत कदीम साहिबा, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उनकी इस पर ऑब्जर्वेशन क्या है और उन्होंने उनके सर्वे ने इस हवाले से क्या जज किया है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी मुसरत साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो आपने सुन लिया है मेरा, मुझे जरा बताइएगा आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या रही है इस इलेक्शन डे के हवाले से। देखिए, वो जो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पे तक तो बहुत अच्छा मैनेज हुआ। हम कहते हैं कि वो लीगली जो शफाफियत थी वो लीगली एडमिनिस्टर हुई, वहाँ पर हमने देखी, ऑब्जर्व की। लेकिन असल जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो RO के लेवल पर हुआ है, जहाँ पर हमारे 130 नेशनल असेंबली के हलकों में हमारे ऑब्जर्वर्स को टेबुलेशन के वक्त बैठने नहीं दिया गया। और ये इसमें मैं अगर आपको बता दूं कि इन 130 नेशनल असेंबली के हलकों में 73 जो है वो पंजाब से हैं, 21 जो है वो सिंध से, 11 बलूचिस्तान से और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 इस्लामाबाद से, जहां पर हमारे ऑब्जर्वर्स को टेबुलेशन के वक्त ROs ने नहीं छोड़ा। और इन्हीं 130 जो हलके हैं नेशनल असेंबली के, इसमें 66 कैंडिडेट्स को भी और उनके एजेंट्स को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। अब इस किस्म की जो सिचुएशन होती है वो थोड़ा सा सवाल पैदा करती है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ने वादा किया था कि हम ऑब्जर्वर्स को टिल द एंड जो है वो शामिल रखेंगे इस पूरे प्रोसेस में, तो वो समहाउ कॉम्प्रोमाइज हो गया और ये जो है ये हमारा एक कंसर्न है। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए, एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो फॉर्म 45 है वो किसी नुमाया जगह पर हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो आवेदन किया जाता है। तो हम जहाँ पर ऑब्जर्व करे थे उसमें ऑलमोस्ट 29% जगहों पर वो आवेदन नहीं किए गए। तो इलेक्शन होना एक बात है, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना जो है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सही। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा मुसरत कदीम साहिबा के जो टर्न आउट है वो हमें 2018 से भी कम नज़र आ रहा है। अभी फाइनल टर्न आउट की जो रिपोर्ट्स आपके पास वो क्या हैं? जैसे हमने शेयर किया कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 48% है पूरे पाकिस्तान, जो कि नेचुरली 2018 से कम है, जिसमें 52% मर्द का रेशो है और तकरीबन 43% जो है ख़वातीन का है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 12 करोड़ प्लस जब वोटर्स रजिस्टर्ड होंगे तो उसमें जो है वोटर टर्नआउट जो है वो खासा बड़ा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और उसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसका बाद में भी ज़ाहिर है कि एनालिसिस होगा और हम इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। अच्छा मुसर्रत साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि हमने देखा इलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लंबी चौड़ी की गई जिसमें बताया गया कि वजूहात क्या रही हैं डिले की, जिसमें वजह सबसे बड़ी कनेक्टिविटी को ही करार दिया गया। अब इस पर आप लोगों का फीडबैक क्या है? हमने, मेरा ख्याल है आपने अगर हमारी रिपोर्ट देखी होगी तो हमने कहा है कि कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया, इंटरनेट को बंद करना हो सकता है सिक्योरिटी का कोई कंसर्न हो, लेकिन देखें 2017 के एक्ट को जो है वो पार्लियामान ने उसमें अमेंडमेंट की है रिसेंटली 2023 अगस्त में, और उसमें ये कि जो नताइज की तरसील है उसको शफाफ बनाया जाएगा, सबूत बनाया जाएगा। तो पार्लियामान की वो जो कोशिश है वो समहा वो जो उनकी काविश है वो भी इस हाल में जो है
somehow वो भी एक चैलेंज हुई है इसमें जो उन्होंने कोशिश की थी। तो हम सब जो है इसके ऊपर हम कहते हैं कि एक इतना अच्छा प्रोसेस चला इलेक्शन कमीशन ने, सब ने इस पे बहुत मेहनत की, मीडिया ने लोगों को मोबिलाइज किया। मुझे जरा इसको फिनिश करने तो इसके बावजूद इसके नतीजों पे जो है अभी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और जब नतीजे पे सवाल उठता है तो फिर वो क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। जी, मैं क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपसे जानना चाह रही थी कि इस पर जो क्वेश्चन मार्क लग गया है और बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि जो रात का वक्त था जिसमें मैनुअली भी जाकर फॉर्म 45 जमा करवाया जा सकता था, उसके बावजूद लेट हुई, और इतनी लेट हुई कि सुबह 10 भी नहीं, शाम हो गई, रात हो गई, तो फिर नताइज हमें आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर मौसूल हुए। इसमें ये जो धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पे आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा तो ऑब्जर्वर्स को अंदर जाने ही नहीं दिया गया जहां रिकाउंटिंग होती है। व्हेन इट कम्स टू, देखें जो डिले हुआ है वो हमेशा से उसके ऊपर सवाल उठते हैं। इस दफ़ा डिले कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, और नेचुरली जब डिले ज़्यादा होता है तो हर एक, चाहे वो गलत हो भी ना रहा हो, चाहे वो उनके पास कुछ ज़रूर कोई वजह हो कि हाँ इस वजह जैसी डिले हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है इट लुक्स लाइक कि हाँ डिले भी किसी खास वजह के लिए किया जा रहा है। तो नेचुरली ये हमारा इसके ऊपर भी हम हमारा कंसर्न जाहिर कर चुके हैं। जी, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स तो जो कह रहे थे वो कहते खास से मुतमईन इस सारे प्रोसेस से वो नजर आए हैं कि बहुत बेहतर हुआ है इलेक्शन। देखिए, मैंने आपसे कहा इलेक्शन डे वाज वेरी वेल मैनेज्ड। मैंने आपसे कहा कि वहाँ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी जो शफाफियत है, जहाँ तक इलेक्शन डे की बात करें 8 फरवरी की, बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन किया गया। बाद में जो कुछ हुआ है नेचुरली, अगर और ज़रूरी तो नहीं कि वो सारे पोलिंग स्टेशंस पे हुआ है। मैंने आपसे कह दिया कि 130 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर मेरे ऑब्जर्वर को फाफन के हमारे ऑब्जर्वर्स को जाने नहीं दिया गया तो ये तो हमारा कंसर्न होना चाहिए ना। सही, चलें जी, बिल्कुल ये कंसर्न सिर्फ आपका ही नहीं है, ये जो क्वेश्चनेबल सिचुएशन है इस पर अपनी आवाम का कंसर्न है, और इस पर देखते हैं आगे चलकर क्या चीज़ें वाज़े होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हल्के मुदस्सिर ऐसे भी हैं जिनके नताइज रोके गए हैं। बिल्कुल, और बहुत सी वजूहत है उसकी कि उनमें क्या सूरत हाल है, लेकिन कुछ हलकों में रीकाउंटिंग के लिए भी कहा गया और उसके बावजूद रीकाउंटिंग में भी वही रिजल्ट तकरीबन वो सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक। और अब आप देख सकते हैं हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त मेहमान जो कि आज सुबह सुबह बहुत प्यारी लग रही हैं, पूरी तैयारी के साथ आई हैं। उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और तैयारी से मुराद जो बात कर रही थी, वो तैयारी से मुराद ये नहीं है, वो कार्ड्स की गड्डी है, वो लेके आए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने जानना है इनसे, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। हर बंदे की नज़र इस पे है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा। तो फिर आज हम यही जान लेते हैं। ये इतना बड़ा सवाल है कि जवाब देना भी जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मुदस्सिर आपने मेरी कॉफी का कप तो छुड़ा लिया? नहीं, आपने अपनी कॉफी जो है वो पीछे छुपा ली अपने ही। अब अंदाजा कर लीजिए, ये उम्र का तकाजा है, इंसान इस उम्र में आके भूल जाता है क्या सिचुएशन है। साथ वाले होते हैं ना, हमेशा पड़ोसियों पे इल्जाम आता है और यही इल्जामात की सियासत भी चल रही है। मैं पहले उस तरफ बैठी हुई थी इसलिए मुझे अभी इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, तो कौन? अच्छा, मेरे पास जो है ना दो जो कैंडिडेट हैं वो बड़े इन नजर आ रहे हैं, बल्कि किंग और क्वीन के कार्ड आए। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। शहबाज शरीफ तो, क्वीन थोड़ी है, वो तो किंग क्वीन तो नहीं है, लेकिन हमारे कार्ड्स में आपने क्वीन उनको कर दिया। देखें ना, ये इस तरह थोड़ी होता है। क्वीन तो नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा कार्ड है, एक जो अथॉरिटी का कार्ड होता है। क्वीन के पास भी तो देखें ना अथॉरिटी होती है, और ज्यादा अथॉरिटी उन्हीं के पास होती है। मैं यही कह रही हूँ, ज्यादा अथॉरिटी जो है वो क्वीन की होती है। तो ये तलवार भी है क्वीन के हाथ में। तो मुझे लगता है कि दो नाम कंसिडर किए जा रहे हैं यहाँ पर। शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो बहुत
ज़्यादा अथॉरिटिव नज़र आ रहा है। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद जो कार्ड मैंने निकाला है नवाज शरीफ साहब के लिए, अब ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 नंबर जो होता है वो छोटा नंबर होता है, कमज़ोर नंबर होता है। तो हाँ, बात ज़रूर की जा रही है, मुलाकातें, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जैसे टैरो कार्ड्स के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि वो होंगे। फिर एक बहुत बड़ा कार्ड जो है वो बिलावल भुट्टो का कार्ड है, वो किंग का कार्ड है, और वो भी पेंटिकल का कार्ड है। अच्छा। तो मुझे लगता है ये 2 जो है ना वो मेन हैं इसमें, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो। वैसे मुझे भी ज़्यादा जो खबरें मिल रही हैं वो इसी किस्म की मिल रही हैं कि दोनों ही हैं जो ज़्यादा इसमें मतलब उनको सोचा जा रहा है। अच्छा, मुझे तो अभी ये है कि क्लियर नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, यही 2 बड़े नाम जो लग रहा है, कैंडिडेट जो लग रहे हैं वो फर्स्ट नंबर पे बिलावल भुट्टो हैं, उस सेकंड नंबर पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब है। तो ये मामला पेचीदा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि अभी तक ये पेचीदगी में इसलिए है कि हालात अभी क्लियर नहीं हो रहे, बातचीत हो रही है, चीजें। देखिए यहाँ पर कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अंदरूनी तौर पे सीक्रेटिव कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे अंदरूनी तौर पे मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और अंदरूनी तौर पर राब्ते किए जा रहे हैं, अंदरूनी तौर पे जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हमें नहीं पर्दे के पीछे क्या चल पर्दे रहा के है? पीछे क्या है, सीक्रेटिव है, हिडन चीज़ें हैं। अच्छा। जो हमें नजर नहीं आ रही कशीदगी तो नहीं बढ़ेगी ना, मतलब कुछ नहीं, वो हमें बताएंगे भी नहीं जो अंदर चल रहा है, हमें क्यों बताएंगे? दूसरा जो कार्ड है मून का कार्ड है, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, कंफ्यूजन नजर आ रही है, अनक्लियर सिचुएशन लग रही है, क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, हमें क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। तो हर कोई चाह रहा है कि अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट जो है वो हमारी पार्टी को मिले। तो अभी जैसे लग रहा है कि मीटिंग्स चल रही है, अनक्लियर है, अनसर्टेनिटी है। और ये लंबा चलेगा अभी या कुछ क्लैरिटी जल्दी? नहीं, इतना लंबा नहीं चलेगा क्योंकि फायर की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहे, कॉपरेशन नज़र आ रहे एक दूसरे में, मतलब कॉपरेट, ज़ाहिर है कॉपरेट नहीं करेंगे तो हुकूमत नहीं बनेगी, और दूसरे से करना पड़ेगा। कॉपरेशन होगी, दोस्ती नज़र आ रही है, वो क्या कहते हैं, यूनिटी नज़र आ रही है, इत्तेहाद हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है मौलाना साहब के लिए। तो हाँ ठीक है, हिस्सा हैं इस तमाम सियासत का, और लेकिन मैं नहीं समझती कि उनको कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी या जैसे प्रेसिडेंट की कहा जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ मुझे नजर नहीं आ रही। मौलाना साहब की अब सीटें बहुत कम हो गई हैं, वो चीज़ें जो हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा सूबों के हवाले से भी लोगों को बहुत ज़्यादा है। जरदारी साहब का तो पूछ लें, वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं। अच्छा, ज़रूर। जरदारी साहब की सिचुएशन क्या है? जी, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और मेन जो हैं, अगर हम पीपल्स पार्टी की तरफ देखें या फिर पूरे मुल्क के हिसाब से पॉलिटिकली देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त, और सारी चीज़ें, यानी कि फ़ैसला जो है वो जरदारी साहब ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को लीड किया जा रहा है। तो और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब अगर मुलाकातें हो रही, मीटिंग्स हो रही हैं इनके आपस में, तो कोऑपरेशन नज़र आ रही है, और पीसफुली चीज़ें हो रही हैं और हो जाएंगी। लेकिन अगर आप जरदारी साहब का चांसेस हो सकते हैं प्रेसिडेंट के, कार्ड तो अच्छा है क्योंकि 5 से अबव कार्ड है, तो कार्ड तो अच्छा। अगर वो प्रेसिडेंट होंगे तो फिर वज़ीर आज़म तो बिलावल नहीं होंगे, फिर ये मामला जो है। अच्छा, अब हम सूबों में जाएं तो पंजाब की वजारत आला क्या मरियम को मिल सकती है? मरियम के कार्ड क्या कह रहे हैं? मरियम कार्ड तो बहुत ही छोटा है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा। इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, तो सीएम मरियम नवाज तो मुझे नहीं, मेरी प्रेडिक्शन ये अरमानों पर औस डाल देंगे आप। सुने, घर से मुखालिफत हो रही है या बाहर से, ये चेक करें आप। अच्छा, क्या पता हमजा चाह रहे हो मुझे बना दिया जाए। दोनों चीज़ें। अब मैजिशियन का कार्ड है तो घर में काफ़ी मुझे लगता है कि घर के अंदर ही बहुत सारे, जैसे हमजा शहबाज भी चाह रहे होंगे, और शहबाज शरीफ भी चाह रहे होंगे, मरीम नवाज भी चाह रही होंगी, तो 2-3 चीज़ें नजर। मैजिशियन का कार्ड है, घर के अंदर भी चीज़ें वो है, ऑप्शंस हैं, और उसके बाद बाहर भी है कुछ मामला, इख्तलाफ घर के अंदर भी है, बाहर भी है, जो चाह रहे हैं कि मरियम ना बने। इख्तलाफात नहीं है, मैं नहीं समझती कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि ऑप्शंस है कि हाँ, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होगा उसकी तरफ ये लोग जाएंगे, लेकिन ये कि उनके घर में, उनकी फैमिली में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अभी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये मामला जो है डेवल की एनर्जी है, तो हर कोई चाह रहा है कि खुद उनकी अथॉरिटी हो, और सेल्फिश बने हुए सब,
और हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, अपनी जो है नीड्स के बारे में सोच रहा है, अपने फेम के बारे में सोच रहा है, अपने जो है वो, तो ये है कंट्रोल करना चाह रहा है कि मेरे कंट्रोल में हो सारी चीज़ें। अच्छा, ये बताइए कि पीटीआई वफाक में हुकूमत का हिस्सा होगी या अपोजिशन में बैठेगी? पीटीआई जमात के तौर पर $1 मिलियन क्वेश्चन किया मुदस्सिर ने। वो क्या? अच्छा, अपोजिशन में बैठेगी। यहाँ पर फूल का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी उम्मीदें हैं पीटीआई को कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब कार्ड ही फूल का है तो उम्मीद फूल का कार्ड नहीं, ये कार्ड होता है बिगनिंग का कार्ड होता है। Okay. क्योंकि पीटीआई बड़ी मुश्किलात से गुजरी है, तो उस मुश्किलात से निकल गई है, एक न्यू बिगिनिंग हुई है और खुश है। जो भी इस वक्त जो आउटकम आया है, रिजल्ट आया है इलेक्शन का, उसके लिए बहुत होपफुल है। और यहाँ पर बना पाएंगे या नहीं? देखिए, हुकूमत तो नहीं बन रही, मुझे लगता है हो सकता है अपोजिशन में बैठ जाए। और यहाँ पर एक और जो कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो जैसे कल जो बयान आया था अली गौहर साहब का कि वो जो है पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ रहे, वो नून लीग के साथ बैठ रहे हैं। नून लीग के साथ भी नहीं बैठ रहे, तो कह रहे थे ना कि हम लोग कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ कोई केस हो जाए या कुछ ना कुछ इस तरह का कर सकते हैं, जुडिशरी की तरफ जो है वो रुजू कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइएगा, बहुत सारे तज्जियाकार हैं जो कि इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि हुकूमत जो भी बनेगी ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं, हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी ये बिल्कुल, टेन्योर पूरा करेंगे जो भी आएंगे। यहाँ पर देखें जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा। और ये कार्ड लॉस्ट का कार्ड होता है, सेपरेशन जुदाई का कार्ड होता है। तो और ये कार्ड इतना बड़ा कार्ड नहीं है, और ये वाटर का कार्ड है, पानी का कार्ड है। और पानी कभी भी स्टेबल नहीं होता, एक जगह पे नहीं होता। पानी जो है वो कभी लहरें आ रही होती है, जा रही होती है, स्टेबिलिटी बनी नहीं है। और सैरिश के सवाल से हुकूमत टूटने तक चीजें नहीं है। आजकल सब डिस्कस हो रहा है, ये लोग यही सुन रहे हैं आजकल कि अच्छा बताओ क्या होगा तज्जियाकारों से। आप देखें दूसरा कार्ड भी मैंने निकाला है, एस ऑफ कप्स का। स्टार्ट तो अच्छा हो जाएगा, उम्मीदें भी और सब कुछ, लेकिन ये है कि ये जो हुकूमत होगी वो वक्ती होगी, मुझे परमानेंट नहीं नज़र आ रही, और ना ही ये टाइम जो है वो कंप्लीट करती हुई नज़र आई। 5 इयर्स कंप्लीट, 5 साल मुकम्मल नहीं नज़र आ रही। अच्छा, अब मुश्किलात ये हैं कि इस हुकूमत के आते ही वो कहते हैं सर मुंडवाते ओले पड़ने वाला सिलसिला इनका, कि इस वक्त महंगाई की सिचुएशन, माशी तौर पर सूरत हाल खासी पेचीदा है। तो क्या ये ऐसी ही रहेगी, ये मामलात आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या कुछ हालात की बेहतरी है मुल्क में नई हुकूमत? अब देखें, अब 2 कार्ड्स बड़े बुरे कार्ड्स हैं। अब ज़ाहिर नेशनल टीवी पे हम बैठे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, लेकिन जो कार्ड्स हैं वो मैं ज़रूर शुरू करूँगी। अब आपने इकोनॉमी की बात की, महंगाई की बात की, अब दोनों कार्ड्स जो हैं वो तलवारों के आए। थोड़ा ऊपर करके दिखा दें, सोर्ट्स का कार्ड। कैमरामैन जरा प्लीज क्लोज करके थोड़ा दिखा दें। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और महंगाई पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तलवार। तो जो है महंगाई बढ़ेगी, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, इकोनॉमी। मुझे नहीं लग रहा कि इकोनॉमी हुकूमत, कोई भी हुकूमत बन जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम होगी या इकोनॉमी जो है वो बढ़ती हुई लग रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस में इस वक्त जो पाकिस्तान चल रहा है वो उससे निकलता हुआ नहीं लग रहा। मतलब सिर्फ अंडे सस्ते हुए हैं एकदम से, बाकी चीजें सस्ती होने अंडे का सस्ते हो गए, मुझे नहीं पता, मैंने खरीदे एकदम से सस्ते हो गए। ये बहुत अंडे खाते हैं मुदस्सिर, इसलिए इनको पता है। अच्छा, अब इसमें ना मुझे एक बात और बताइएगा, ये जो पीटीआई है, जाहिर है इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आगे होने हैं, उस पर भी पार्टी के अंदर इनके काफ़ी इख्तलाफ रहे हैं। एक तो मुझे ये बताएगा कि इनकी मुश्किलात आगे कुछ कम होती नज़र आ रही हैं या बढ़ेंगी, और दूसरा जो इनके आज़ाद उम्मीदवार जो लोटे जिनको कहा जा रहा है बन रहे हैं, वो कितने लोटे निकलेंगे, या फिर यानी कि मजीद उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी जीतने के बाद? देखिए, कार्ड्स तो शुरू वाले तो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर उसके बाद जो अगला कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सोर्ट्स का कार्ड है, तलवारें हैं। फिर यहाँ पर लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। अब पहले, सबसे पहले तो अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए, उस सेम पेज पे नहीं है। मतलब सारे कुछ, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, तब्दीलियाँ बहुत आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे पीटीआई के जो लोग हैं वो ही अपनी पार्टी से लॉयल नहीं है।
यानी कि अभी जो मैं आपसे आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रही हूँ जो कामयाब हुए, जो पीटीआई बैक थे, क्या वो भी पीटीआई को छोड़ के नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ी तादाद में शामिल हो गए या फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे बड़ी तादाद? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है इस वक्त जो है, काफ़ी इनकी सोशलाइजिंग चल रही है, आपस में मुलाकातें मीटिंग्स चल रही हैं और हो सकता है कि काफ़ी पीटीआई के जो लोग हैं वो स्विच करें नवाज शरीफ उधर नून लीग में या पीपल्स पार्टी में या दूसरी पार्टीज में स्विच कर सकते हैं। अब ये बताएं दोनों में से ज्यादा कौन लेगा, नून लीग या पीपल्स पार्टी? इन लोगों को ज्यादा कैंडिडेट्स की तरफ जाएंगे? झुकाव किस तरफ होगा? झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ लग रहा है। यहाँ पर जो डेस्टिनी का कार्ड है, यहाँ पर अक्सरियत भी तो पंजाब से ही है ना। हाँ, पीपल्स पार्टी का इतना मुझे इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मुझे इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है पीटीए वालों का पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन शायद कुछ लोग, कुछ मतलब मैं नहीं लग रही कि मेजर लोग नहीं, लेकिन चंद लोग जो है वो स्विच कर सकते हैं। कोई लंदन तो नहीं जा रहा? लंदन अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो मियां साहब लंदन जा सकते हैं? अभी नहीं, इलाज वगैरह इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं। इस साल? हाँ, इस साल नहीं है, इस वक्त नहीं। इस साल सिर्फ आप ही जाएंगे। एनर्जी है तो इस मुझे भिजवा दें। ये लोग बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को, अपनी पार्टी को, अपनी पॉलिटिक्स जो मामलात हैं उनको बैलेंस करेंगे। फिलहाल ये पाकिस्तान में ही रहेंगे और अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को सही करेंगे। सही। अच्छा, इस वक्त सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि MKM उसका फ्यूचर किस तरह से वो देख रहे हैं? वैसे इलेक्शन तो उनके लिए बहुत ही यादगार, शानदार और खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये हो जाएगा। सही। अब देखें MKM की जो लिए जो कार्ड है, यहाँ पर अभी भी ये लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेके भी कंफ्यूज जी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो न्यू बिगिनिंग हुई है, नए सिरे से जो है वो MKM में स्टेबिलिटी आई है। लेकिन आगे कुछ ऐसे मामलात हैं कि ये हुकूमत में आने के बावजूद भी ये कुछ इन पे या तो बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये स्ट्रेस और बर्डन में रहेंगे, ये खुश नहीं रहेंगे। वो होता है ना कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी ना, जब हुकूमत का हिस्सा भी रहे तब इनकी प्रॉब्लम ये रही कि हमसे जो बात की गई थी वो तो मानी नहीं गई। रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे किसी भी, अगर हुकूमत में ये शामिल होते हैं, पार्टी में शामिल, जब हुकूमत में आकर उनके साथ वादे ही पूरे न किए जाएं तो कैसे? जाहिर है, वही कह रही हूं। शायद यही हो सकता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी तो वो परेशान ही रहेंगे। तो कराची के सबसे ज़्यादा मैंडेट उनको मिले और कराची वालों को कुछ ना मिले तो फिर MKM का बनता है ना जनाब कि वो कहें कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलें जी, जो भी हो वो अच्छा हो और जो भी हुकूमत बनाए वो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की फलाह के लिए दिल से नेक नियति के साथ काम करे ताकि हमें भी कुछ रिलीफ मिल सके। एक ब्रेक लेते हैं और उनसा का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। हुकूमत साजी की बातें हो रही हैं और ज़ाहिर इलेक्शन रिलेटेड ही बातें भी चलती रहेंगी जब तक प्रॉपरली हुकूमत बन नहीं जाती। मुलाकातें, मुशावरतें चल रही हैं। अभी हम MKM पाकिस्तान की बात करेंगे जिसकी 17 सीटें इस वक्त फेवरेट बन गई है। एक तरफ नवाज लीग MKM पाकिस्तान का हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि शायद बैरिस्टर गौहर भी मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और माजी की बेवफाई भूल कर नए इत्तेहाद में MKM पाकिस्तान से मदद लेकर हुकूमत साजी कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए अरशद वोहरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अरशद साहब, कुछ बताइएगा, बंदर खाने क्या चल रहा है, कौन आपसे राब्ते में है, कौन कौन राब्ते में है और कौन आपको कन्विंस कर पा रहा है आप लोगों को? देखें, ये तो बिल्कुल सबके सामने है कि PMLN से जो हमारी मुलाकात हुई है और PMLN से मुलाकात सब लोगों ने देखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पार्टी जो है, सियासत है, सियासत में जो है जो भी पार्टी हमसे मिलना चाहेगी बिल्कुल डेफिनेटली मिल सकते हैं। लेकिन बड़ा क्लियर एजेंडा है, बड़ा क्लियर हमने जो है वो तीन पॉइंट्स है हमारे जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मांगे हैं और जो उसको एग्री करेगा डेफिनेटली हम लोग उनके साथ बैठने को तैयार हैं। और वो पॉइंट जो है वो ऐसे नहीं है कि जिससे कराची का कोई ज़ाती फ़ायदा हो। ये कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के हर शहरी को इसका फ़ायदा होगा। हम जो बात होती है 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात को निचली सतह पर लाने की, तो वो
यही अमेंडमेंट्स हैं जो आर्टिकल 140 को डिफाइन करेंगी और इख्तियारात जो हैं नॉट ओनली दी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी जो है वो यूसी के चेयरमैन को, तहसील के चेयरमैन को, नाजिम को, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को, उस लेवल तक वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि देखें माजी में जिस तरीके से 15 साल तक 22,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के अरशद वोरा साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सर फिर किसी एक जमात के साथ तो मुमकिन भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ तो बड़ा लंबा चौड़ा मैंडेट चाहिए होगा जब होगा पार्लियामान में, तो ये खासा एक मुश्किल आपकी डिमांड नहीं है कि एक जमात कैसे पूरा कर पाए? देखें ये तमाम जमातें जो हैं, ये खासतौर पर PMLN का तो जो है मंशूर में भी ये रहा है, हमारे मंशूर का भी ये हिस्सा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो बात करती है अवाम की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी पार्टी इस वक्त अवाम के साथ सिंसियर है, जो भी पार्टी अवाम की भलाई चाहती है, जो भी पार्टी अवाम को डिलीवर करना चाहती है, वो ये पॉइंट है जिसमें कि किसी अवाम के फायदे की बात हो रही है। लिहाजा आई थिंक कि वो जो भी पार्टी मना करेगी वो अवाम में क्लियर हो जाएगा कि कौन जो है आवाम से मुखलिस और कौन आवाम। जो जमातें इस वक्त मैंडेट जिन्होंने लिया है, मैं आज़ाद उम्मीदवारों से हट के बात कर रही हूँ, या नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, इनको माजी में आप लोग आजमा चुके हैं, आप लोगों ने इनसे मुआहदे किए, वो मुतालबात पूरे ना हुए, फिर उसके बाद आप लोगों ने जाहिर है यही अवाम को बताया कि भाई हम क्या करते हैं, मजबूर थे। अब फिर वही लोग हैं, तो क्या आप लोग फिर इनको आजमाने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इससे कराची के अवाम जो कि ऑलरेडी मायूसी का शिकार हैं और उन्होंने अगर आप पे एतमाद किया तो आप लोगों को कुछ और सोचना चाहिए? देखें PDM में जब हम शामिल हुए हैं तो उससे पहले हम PTI के साथ थे। जब PDM में शामिल हुए हैं तो हमारे जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था कि आप जो है सेंसस को दोबारा कराएंगे, जो कि 10 साल में सेंसस होते हैं, वो 5 साल में सिर्फ और सिर्फ MQM की वजह से PDM की हुकूमत ने करवाए। और उस सेंसस में भी आपको पता है कि जिस तरीके से जो है जो मुश्किलात दरपेश आई और 70 अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख लोगों को MQM ने जो है बाजियाब करवा के गिनवाया, और उससे जो कराची को एडवांटेज हुआ वो एक कराची की कौमी असेंबली की सीट बढ़ी, 3 कराची की जो है सूबाई असेंबली की सीटें बढ़ी, और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 38% जो है वो जो है रूरल और अर्बन का रेशो में डिफरेंस आया। मतलब ये कि अर्बन का जो है इंक्रीज वाज 38% विच वाज हायर देन दी रूरल वन। तो ये चीज़ें, फिर 53 यूनियन काउंसिल्स जो हैं, देखें ये चीज़ें बेस होती हैं किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके हल्का बंदियाँ हैं, आपकी यूनियन काउंसिल्स हैं। हमने 53 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो बाजियाब कराई, नई जो कि ऐड हुई हैं कराची में। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने इस 1.5 साल दौर में PDM के साथ जब हम बैठे थे तो हमने ये की हैं, और इससे डेफिनेटली शहर को फ़ायदा हुआ, आवाम को फ़ायदा हुआ है। तो मैं और जो हमारा 3 नुकात, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारी पहले PMLN से बात हो चुकी है, और PMLN का अगर आप वो देखें, मंशूर देखें, मैनिफेस्टो देखें, तो PMLN ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये पॉइंट रखा है, विच मींस दे आर आल्सो सिंसियर। डॉक्टर अरशद वोरा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, मुस्लिम नून के साथ तो आपकी इलेक्शन से पहले भी बात हो रही थी, 16 महीने भी आपके बड़े ज़बरदस्त गुजरे। अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की बजाय पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के तौर पर कोई उम्मीदवार सामने आ जाता है, तो क्या MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनको भी वोट देगी, उनके साथ भी हुकूमत में होगी? देखें फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि हमने किसी से कोई वजारतें नहीं मांगी, हमने किसी से कोई गवर्नरशिप नहीं मांगी, हमने किसी से कोई और चीज़ नहीं मांगी। What we have asked for is ये 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो भी हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे एग्री होगा, हम उसके साथ बैठने को तैयार हैं। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है हमारी लीडरशिप की तरफ से, और ये पब्लिक हुए इलेक्शन से पहले से ये पब्लिक हुआ है। इलेक्शन से पहले जब हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई थी, हमने उस वक्त इसको पब्लिक किया था। तो अरशद साहब, थोड़ा सा जरा मुझे अमेंडमेंट्स के हवाले से फिर से थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा ये आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या है, ये किस तरह पॉसिबल हो पाएगा फिर, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि राब्ते ही हो रहे हैं। चौधरी शुजात से आज नवाज शरीफ साहब की मुलाकात थी, वो भी कुछ मुअख्खर हुई है, मौलाना साहब से भी शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता किया, तो हालात बनने के हवाले हैं, कुछ मंजर कशी करेंगे आप? देखें, जब तक
वो कहते हैं ना, ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, तब तक आप क्या कह सकते हैं। ज़ाहिर है नेगोशिएशंस हैं, डिस्कशंस हैं, दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। जो है अनसर्टेनिटी, मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि हम जो है बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार रहते हैं। हमें किसी चीज का पता नहीं होता जब तक कोई चीज हो नहीं जाती। तो जब कोई चीज हो जाए तब हमें समझ में आता है कि अब क्या होने वाला है। अब आप प्रेडिक्ट जो है हम ईस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डू एनी प्रेडिक्शन एट द मोमेंट। एक चीज मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, आप मकामी हुकूमतों, मकामी सतह के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास इख्तियारात भी ज़्यादा हैं, तो सिंध में अब आप एक दूसरी बड़ी जमात के तौर पर भी सामने आए, ख़ासतौर पर अर्बन सिंध में, और अर्बन सिंध को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इस वक्त है कि यहाँ पर काम होने वाला। तो क्या आप अपोजिशन या हुकूमत क्या सोचते हैं सर सिंध में? देखें, कल हमारा प्रोग्राम हुआ था, ज़ाहिर है जीते हैं काफ़ी अरसे बाद जो है एमक्यूएम को वापस वही सीटें मिली हैं जो उसका मुकाम था। शहर भर में जो है जश्न का सा समा था, और लीडरशिप ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है तमाम इलेक्टेड नुमाइंदों को कि जो है, जो अपनी आवाम से राब्ते में नहीं रहेगा, जो अपने हल्के में नहीं होगा, जो ग्राउंड पर नहीं होगा, वो अपने घर जाकर बैठ सकता है। तो अभी तो हमें जीते हुए 3-4 दिन हुए हैं और अभी तो हलफ भी नहीं लिया, ऑफिशियली नोटिफाई भी नहीं हुए, और हमारे वी आर अमंग्स द पीपल, हम अपने हलकों में हैं, हम अपने इलाकों में हैं, और हमें पता है, देखिए हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, हमें इशूज़ का पता है। अभी जो बात हो रही थी कि हम क्या चाह रहे हैं 18 अमेंडमेंट में, हम ये चाह फिर से आवाज चली को जिस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। देखें, जिस तरीके से एनएससी ये जो है सिंध गवर्नमेंट, सिंध सूबे को पैसा मिलता है, दिस अ सर्टेन परसेंटेज, उस परसेंटेज को जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे होती है, रकबे की बुनियाद पे होती है, बैकवर्डनेस की बुनियाद पर होती है। उसी रेशो से जो है वो जब सूबे को मुंतकिल हो तो सूबा फिर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, उसको तहसील की सतह पर, उसको यूनियन काउंसिल की सतह पर पीएफसी अवार्ड भी जरूरी है डॉक्टर साहब। पीएफसी अवार्ड जो है वो उसको इस तरीके से मुंतकिल करे। और हमें क्योंकि जो है ना सिंध गवर्नमेंट का प्रीवियस 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम ये चाहते हैं कि ये वफाक से डायरेक्टली उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाए ताकि जो लोग उसके सही हकदार हैं उन तक पहुंचे। लेकिन तो अच्छा, इसमें ठीक है, लेकिन अब आप लोगों की जो कोऑर्डिनेशन पीपल्स पार्टी के साथ रही है माजी में, वो तो खैर कुछ तरह की नहीं रही, एज सच कोई वर्किंग रिलेशनशिप नजर नहीं आया। तो अगर ये अमेंडमेंट आप लोग जो चाह रहे हैं, हुकूमत यहाँ पे पीपल्स पार्टी की है, तो क्या लगता है आपको फिर उस तरह से काम हो पाएगा जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं? काम सिर्फ पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती। सब पीपल्स पार्टी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अकेली बैठ के हुकूमत बना लेगी, तो पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर्स नहीं है कि वो किसी भी तरीके से हुकूमत बना ले। इवन अगर आप ये इंडिपेंडेंट को देख रहे हैं, अभी आप विद टाइम देखें ना, 2-3 दिन में क्या चेंजेस आएंगी, 2-3 दिन में जो चेंजेस आएंगी वो आप सबके सामने हैं। इंडिपेंडेंट्स भी अभी कल तक तो 7 इंडिपेंडेंट जो है वो एक जगह चले गए थे, 4 एक जगह चले गए थे। यही हमारी बदकिस्मती है। व्हाट एल्स आई कैन से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद वोरा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रहनुमा और हालिया भी इलेक्टेड मेंबर नेशनल असम्बली जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त जो बात करें ना कि आज़ाद कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, वाज़ेह सूरत हाल नहीं हो रही है, तो इस्लामाबाद में, लाहौर में मुलाकातें भी वो भी धड़ाधड़ हो रही हैं। अभी तो ये जो धांधली के इल्ज़ाम आते हैं, इसके बाद जहाँ नताइज रुके हैं, यहाँ जहाँ काउंटिंग की बात हो रही है, वो नताइज भी पता नहीं चेंज हो सकते हैं आगे चल के। शौकत पराचा साहब इस वक्त तज्जिया कार में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरें बहुत होती हैं पराचा साहब के पास। शौकत साहब, क्या खबरें आपके पास, क्या होने जा रहा है? नहीं, अभी तो जो कुछ इस किस्त में होने जा रहा है वो तो आज तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, उसमें कल जो मुलाकात हुई, बल्कि 2 मुलाकातें हुई उनकी PMLN के रहनुमाओं के साथ, तो वो मेरा ख्याल है मराहल जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हैं अब वो अपनी हतमी शक्ल में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN 2 बड़ी जमातें, अब ये अगर मिलकर इसी तरह आगे चलती हैं जैसे उनके दरमियान बातचीत हो रही है, तो फिर तो इनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी, क्योंकि
मिलकर अभी 264 के इलेक्शन हुए, उसमें अगर 130 इनके पास आ गई तो सादा मेजॉरिटी इनको मिल गई। लेकिन उनके कोalition पार्टनर और भी बन जाएंगे। MQM पहले मुलाकात कर चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी उनके राब्ते हैं, IPP के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट थी। तो ये तो गवर्नमेंट इस लिहाज से एक हाँ, लेकिन पराजा साहब यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है कि हुकूमत का हिस्सा हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? ये बहुत ज़्यादा बात हो रही, क्या ऐसे मुमकिनात में है? देखें, इस वक्त 3 जमातों को ज्यादा सीटें हासिल हैं, उसमें PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी। जी हाँ। अब किसी दो ने मिलकर कोalition बनानी है। ये या तो पीपल्स पार्टी और PMLN बनाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, या पीपल्स पार्टी और PTI बनाएं, या फिर नून लीग और PTI बनाएं। तो नून लीग और PTI तो बैठ नहीं सकते। सही। कहीं ना कहीं PTI के अंदर, जैसे एक दफा अभी 2 दिन पहले बैरिस्टर अली जफर साहब ने हिंट भी दिया कि हम पीपल्स पार्टी के बारे में सोच सकते हैं। सही। लेकिन वो अभी चूंकि नून लीग ने पहले से इनिशिएटिव ले लिया तो वो ऑप्शन ज्यादा है। लेकिन शौकत साहब, मैंने तो अभी सुबह ही उनकी एक स्टेटमेंट सुनी है कि ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग गौहर साहब की, और दूसरा एक उन्होंने स्टेटमेंट 2 दिन पहले उन्होंने दिया है, वो तो उन्होंने बात की है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कि जी वो पहले भी PTI थी, अभी PTI है। तो ये जो आगे मामलात हैं, जो कि आपको पता है पार्लिमानी जमात का होना ज़रूरी है और सिंबल वगैरह के जो इशूज़ हैं, रिजर्व सीट्स का जो मामला है, कुछ ऐसी भी सूरत हाल बन सकती है यहाँ पर ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को इस तरह से यूज़ किया जाए या उनके साथ जम हो जाया जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखें, वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हम तो बात कर रहे थे ना कोalition बना के गवर्नमेंट बनाने की। अब वहदतुल मुस्लिमीन की तो एक सीट अपनी है, वो क्या हुकूमत बनाएंगे? नहीं, ये उनके साथ सुने ना, उनके साथ ये पॉसिबिलिटी हो रही थी कि हमारे सारे लोग उस पार्टी में चले जाएं, क्योंकि उनके पास एक सिंबल है, वो बाकायदा एक जमात है, तो हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन उसमें जो अब आज़ाद निकल गए या आज़ाद अभी और भी कुछ पर तोल रहे हैं, क्या वो फिर उधर वहदतुल मुस्लिमीन में चले जाएंगे नई पार्टी में? क्योंकि उन्होंने तो इंडिपेंडेंट की हैसियत से फैसला करना है कि वो किस पार्टी में नहीं जा रहे। जब उनके पास सिंबल नहीं था, वो इलेक्ट हुए इंडिपेंडेंट के तौर पर, तो उनका फैसला भी अपना होगा कि वो किस पार्टी में जाएंगे। पार्टी की पाबंदी, यही तो सारा मसला है कि पार्टी की पाबंदी नहीं है। मसलन 92 में, अगर 92 के 92 हम समझें कि वो चले जाएंगे वहदतुल मुस्लिमीन में क्योंकि उनकी पार्टी ने कह दिया, पार्टी का कदगन नहीं है इस वक्त। सही। अगर वो बल्ले का निशान होता, पार्टी का कदगन होता, तो फिर वो कोई दूसरा थॉट लेते। अभी तो वो नहीं है, तो वो लिहाजा वहदतुल मुस्लिमीन में जाएं या जमात इस्लामी में जाएं। अगर PTI को फैसला करती कहीं भी किसी जमात में जाने, तो आज़ाद और आज़ाद हो सकते हैं। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा मुस्लिम नून के हवाले से, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उस्मा के लिए, या फिर शहबाज शरीफ साहब ऐसी सिचुएशन में जब सिंपल मेजॉरिटी भी पाकिस्तान मुस्लिम नून नहीं हासिल कर पाए? एक्चुअली जो आपका लास्ट सेंटेंस है यही डिफाइन कर रहा है, क्योंकि अक्सरियत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो जाती तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि अब मियां साहब वजारत उज़्मा की तरफ जाएंगे। फैसला उन्होंने खुद करना है। हाँ, इनको अगर 120 सीटें मिल चुकी होती हैं, 130 और सिंपल मेजॉरिटी होती, तो मियां नवाज शरीफ उसको लीड करते। अब नहीं लग रहा। अब 2 ऑप्शन बन रहे हैं, या तो मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो आए वजारत उज़्मा के लिए, विच इज मोर लाइकली टू बी द केस। लेकिन कोई दरमियान में डार्क हॉर्स भी आ सकते हैं कि उनको वजीर आज़म बनाया जाए, उस पर कंसेंसस हो जाए और वो मुल्क को लेकर आगे बढ़े। तो आज पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास है, उसमें मोस्टली फैसले हो जाएंगे। नून लीग तो ऑलरेडी अपने फैसले करके बैठी। तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से जो मरियम नवाज की बात हो रही है, वो आपको लग रहा है कि कुछ हकीकत बन सकती है या नहीं? अगेन फैसला करना है PML ने। अब बड़े मियां साहब चूंकि वजारत उज़्मा से तो वो किसी हद तक पीछे हो गए,
शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बनते हैं तो फिर तो रास्ता साफ हो जाता है, और उस सूरत में मरियम नवाज साहिबा मोस्ट फेवरेट और स्ट्रांग कैंडिडेट होंगी। लेकिन अगेन आई विल से कि पार्टी जो उनका फैसला करेगी। लेकिन पहले एक मसला बन रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो मियां शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे, वो पंजाब में आएंगे, तो फिर मरियम कहाँ जाएंगी। तो अब वो दो रह गए बाकी। मियां नवाज शरीफ मैं नहीं समझता, मैं फिर कहूँगा कि वो वजारत उज़्मा में दिलचस्पी लेंगे। तो अगर मियां शौकत साहब, अभी ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके हवाले से तो आसिफ अली जरदारी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि भी अगर ये बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर फिर बिलावल ही होगा। तो फिर ये सेटलमेंट किस तरह हो पाएगी? जाहिर है इनकी भी सीटों में कोई इतना फर्क नहीं, 54 अगर इनकी है तो 75 उनकी हैं, बाकी तो इर्द गिर्द से मिलाने हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो ये इसमें मान जाएंगे? आप ये भी ध्यान में रखें कि ये कौमी और सूबाई के हो गए, सेनेट के होने हैं, तो अभी सदारती इलेक्शन भी हमें चाहिए। बिल्कुल। तो आप वो सीट भी तो ध्यान में रखें ना, वो भी कहीं जानी है। लिहाजा ये जब फार्मूला बन रहा है तो इसमें वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और सदर पाकिस्तान, ये सारे आईनी ओहदे इसी कोalition के पास आने हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे लीडर अकोमोडेट हो सकते हैं। सही। अच्छा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये भी बड़ी एक बातें हो रही थी, या तो वजारत उज़्मा या फिर अपोजिशन। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म का जो है डू एंड डाई वाली सिचुएशन कर सकती है कि या वजारत उज़्मा या फिर अपोजिशन? इस वक्त पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो नेसेसरली कोalition में होगी तो गवर्नमेंट बनेगी। तो पीपल्स पार्टी का तो अपोजिशन वाला ऑप्शन ही नहीं है। सही है। पीटीआई का ऑप्शन हो सकता है, और इन एक्सट्रीम सिनेरियो, आपने बैरिस्टर गौहर के बयान की बात की, मैंने आपको सैयद अली जफर के बयान की बात की। इन एक्सट्रीम सिनेरियो अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैठ सकते हैं, लेकिन नून फिर भी नहीं पीटीआई के साथ बैठ सकती, तो पीपल्स पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट बननी है पाकिस्तान में तो नेसेसरली पीपल्स पार्टी हैज टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उनका अपोजिशन का नहीं है, वो चाहे वजीर आजम बने या डेप्टी वजीर आजम बने या फॉरेन मिनिस्ट्री रखें बिलावल भुट्टो जरदारी, बट ही विल बी इन द गवर्नमेंट। सही, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी। और अब देखना ये है कि हुकूमत की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बनती नज़र आ रही। बहरहाल जो 16 महीने की हुकूमत थी पीडीएम की, मिला जुला वही है। वजारत उज़्मा पे कौन होता है, यानी पीडीएम 1 के बाद अब पीडीएम 2 पेश खिदमत होने वाली है। खैर अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और अभी हमें बात करनी है NA 127 की। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इंट्रोडक्शन में आपसे लाजमी कराऊंगी डॉक्टर उबैद का, उनकी मिर्गी के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिर्गी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में तकरीबन 5 करोड़ अफराद हैं जो कि मिर्गी के मरज़ में मुब्तला हैं, जिसकी बायस आलमी सतह पर मिर्गी बड़ी आसाबी बीमारियों में से एक है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर अवाम नास में मिर्गी के मरज़ से आगाही, इसके इलाज और बचाव के बारे में मालूमात फराहम करना है। बिल्कुल, मिर्गी दरअसल एक दिमागी या आसाबी खराबी है। इस कैफियत में दौरे पड़ते हैं जो दिमाग के फिल्म में एक आर्जी बरकी खलल या कीमियाई तब्दीली को जाहिर करते हैं, जिससे सारा जिस्म मुतासर होता है। माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन, मिर्गी काबिल इलाज मरज़ है और इसका मरीज़ माशरे के दीगर अफराद की तरह भरपूर ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत भी रखता है। इसी पर बात करते हैं। इस वक्त डॉक्टर उबैद खानज़ादा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात इस हवाले से लाजमी करूँगी कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में स्पेशली अब भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो कि मिर्गी के मरज़ पर समझते हैं कि इस पर तो किसी का साया हो गया है, इस पर तो किसी जिन का साया हो गया, कोई असर हो गया है, और वो उसका इलाज नहीं करवाते। उससे किसी बाबा जी या पीर के पास ले जाते हैं कि भाई आप इनका इलाज करें। आगाही के हवाले से पाकिस्तान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बता चलूँ कि मिर्गी होती क्या है। देखें, दिमाग में करंट अल्लाह पाक ने हर एक के रखा है, आपकी भी रखा है, मेरी भी रखा है, दुनिया में जितने भी इंसान है सबके अंदर करंट रखा है अल्लाह पाक ने। यही करंट जब नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा निकल जाए,
जो उसकी नॉर्मल मिकदार होती है, तो मिर्गी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अच्छा। हाँ, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। कुछ तो मिर्गी के दौरे वो होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती लेकिन फिर भी दौरे पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे दौरे होते हैं जिसकी वजह होती है। अब वजह में क्या, जैसे कि दिमाग की टीबी हो गई, दिमाग की रसूली हो गई, सर में चोट लग गई, किसी को फालिज का मसला हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, ये तमाम वजूहत होती हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो ये तमाम तर वजूहत भी मिर्गी हो सकता है? जी जी, इनकी वजह से मिर्गी हो सकती है। लेकिन ये वो वजूहत होती हैं कि अगर हमने गर्दन तोड़ बुखार को ट्रीट कर दिया, दिमागी टीबी को ट्रीट कर दिया, आपने जो है इसके दिमागी रसूली का इलाज कर दिया, तो मिर्गी के झटके बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उसके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करंटली कितने लोग जो है ना मिर्गी का वो शिकार हैं, जो कि डायग्नोस है, वो कम से कम 20 से 25 लाख जो कि रजिस्टर्ड है। 20 से 25, ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा भी बहुत हैं अगर डेटा निकालें तो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे मिर्गी को एक दाग समझा जाता है, एक स्टिग्मा समझा जाता है। लोगों को मिर्गी है लेकिन उसका इलाज नहीं कराते। वो इलाज कहाँ से कराते हैं? मौलवी साहब के पास जा रहे हैं, पीर साहब के पास जा रहे हैं, ठीक है, किसी के पास भी आ रहे हैं कि मतलब ये जिन भूत की बीमारी है। अगर आपके पास कोई रूरल एरिया से पेशेंट भी आता है हमारे पास, तो वो ये थोड़ी कहता है हमारे मरीज को मिर्गी हो गई, डॉक्टर साहब इनको जिन भूत की बीमारी है। और लाजमी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास खुद क्लिनिक के अंदर जो रूरल एरिया से पेशेंट आते हैं, जो इंटीरियर से पेशेंट आते हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो KPK का हो, वो आके क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को जिन भूत की बीमारी हो गई, हाँ साया हो गया, असर हो गया, मौलवी साहब को दिखाया था, दम भी करवा रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ा, आप ही कोई दवाई बता दें, यानी कि आप ही कोई दवाई बता दें। अब यानी कि असल मसला वो है किसका? मिर्गी का। क्योंकि इसमें होता क्या है, क्यों लोग बोलते हैं, देखें जब मिर्गी का झटका पड़ता है ना, तो क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि हाथ पांव हिलने लग जाते हैं, आपके हाथ अकड़ जाते हैं। अब जब वो मसल टोन इंक्रीज हो जाती है तो हाथ अकड़ जाते हैं, तो बोलते हैं लकड़ी की तरह हाथ होगा, उसको डंडे मारते हैं। इवन मैंने देखा है खुद बहुत से मरीजों को जो कि इंटीरियर के मेरे मरीज हैं, उनकी बेटी को मसला था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है वो जब उसके हाथ अकड़ जाते थे तो उसको डंडे मारते थे कि जिन बाहर निकले, भूत बाहर निकले, उसको और जख्मी कर दिया। वो तो जब यहाँ पर आए, हमने टेस्ट कराए, तो उससे हमें पता चला कि उसको मिर्गी का मसला है, दवाइयाँ दी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मसला क्या है कि ये जो जिस तरह ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है, मरीज दवाई खाता है, शुगर का मर्ज हुआ, मरीज दवाई खाता है, ठीक है, जिगर का मसला हो गया, मैदे का मसला हो गया, डायबिटीज़ वगैरह, इसमें रेगुलर दवाई खाते हैं। इसी तरह से मिर्गी एक काबिल इलाज बीमारी है। खुदाया इसको लोग समझें। लोग समझते हैं जिसको मिर्गी हो गई वो बाप नहीं बन सकता, जिसको मिर्गी हो गई वो माँ नहीं बन सकती। ये मेरे मरीज को मिर्गी हो गई, अब ये दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता, बेकार आदमी है ये, बिल्कुल बेकार है। ऐसा नहीं है दुनिया में। मैं आपको इस वक्त गारंटीड नाम लेके बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मिर्गी है और बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। होती क्या हुआ, क्यों, वजह क्या है? मैंने कोई इसका कोई जेनेटिकली इशू है, किसी का कोई पैदाइश का मामला हो जाता है, क्या वजह क्या है? अच्छा देखिए, बच्चों में तो सबसे ज़्यादा जो वजह होती है, एक तो गर्दन तोड़ बुखार, ठीक है, दूसरा एक होता है सीपी चाइल्ड में बताता हूँ क्या होता है। सेरिब्रल पैल्सी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग डेवलप नहीं होता। जब उसका दिमाग डेवलप नहीं होता तो उससे क्या होता है, बच्चा जब आगे पैदा हो जाता है तो मिर्गी झटकों के चांसेस जो होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि उसमें जो है कोई अपना जेनेटिक होता है, किसी के फादर को है, किसी की मदर को है, तो वहाँ से भी ट्रांसफर हो सकती है बीमारी, ठीक है। और तीसरी चीज़ अगर हम बड़ों की बात करें तो जो मैंने आपको बीमारियाँ बताई, जैसे दिमाग की टीबी हो गई, सर पर चोट लग जाना, दिमाग का फालिज हो जाना उसके 6 महीने बाद, या किसी को 1 साल बाद, या किसी को 2 साल बाद मिर्गी के झटके होते हैं। तो मिर्गी एक काबिल इलाज बीमारी है, ये जिन भूत की बीमारी नहीं है। अब उससे आप दम करवा रहे हैं, आप पानी पिला रहे हैं, पड़ा, ठीक है, अल्लाह के कलाम में बरकत है। मैंने यहाँ तक इंतहा देखिए, कुछ लोग चप्पल शूज सुंघाते हैं, वो आज भी सुंघाते हैं, हाँ 2024 में भी सुंघाते हैं, और अब तो बड़े धड़े के साथ सुंघाते हैं कि नया जूता लिया वो सुंघाओ, उससे जो है उसके झटके खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब झटका पड़ता है तो वो अपना 4 या 5 मिनट का ड्यूरेशन पूरा करता है। अच्छा। किसी को 3 मिनट का, किसी को 2 मिनट का, किसी को 4 मिनट का, किसी को 5 मिनट का। अगर वो जूते में ज्यादा स्मेल आ रही हो तो शायद 2 मिनट में क्या कोई ठीक हुआ था क्या इससे? नहीं ठीक तो अब ये तो मुझे नहीं पता, जो लोग सुंघाते हैं उनसे पूछे आप, ये तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बताते होंगे ना आपको आके। हाँ डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना, बहुत गंदी स्मेल वाला जूता हो तो 4 मिनट के बजाय 2 मिनट में जल्दी उठ जाता। अच्छा, उसमें घबरा के उठ जाता। नहीं, उसमें होता क्या है, स्मेल के ऊपर बात नहीं करूंगा मैं। उसमें होता क्या है कि मैं आपको बताया ना कि ड्यूरेशन किसी झटके का 1 मिनट का होता है, किसी का 2 मिनट का होता है, किसी का 3 मिनट का होता है। अब वो क्या हुआ, जितनी देर में जूता आ रहा है 1 मिनट पूरा हो गया ड्यूरेशन, मरीज जो है बेहोश हो गया। अब उनके जहन में क्या कॉन्सेप्ट बन गया, जूता सुंघाया तो बेहोश हुआ, ये जूता सुंघाया तो बेहोश हुआ है। आपको मैं क्या बताऊं इसमें, अब हम तो ये बताते हैं कि जिसको अगर मिर्गी का झटका हो जाए तो उल्टी करवट लिठाना है, मुंह में कुछ नहीं डालना। मैंने खुद लोगों को देखा है, वो कहता है ना हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पानी पिलाओ, खजूर खिलाओ, जो भाई वो बेहोश हो गया है, कुछ नहीं डालना उसके मुंह में, कैमरा सांस की नाली में चले जाएगा। मैं आपको एक रियल वाकया बताता हूँ, कराची का वाकया, रूरल का भी कराची का, जहाँ हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या हुआ, एक बच्ची थी, उसको फिट्स पड़ते थे, उसकी उम्र थी 16 साल। सही। उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके जब फिट्स पड़ते हैं तो उसमें क्या दांत सख्ती से बंद हो जाते हैं, दांत बज रहे थे उसके, तो उसमें क्या किया, उनकी वालिदा ने उंगली रख दी। मैंने क्या कहा था, मसल की टोन इंक्रीज हो जाती है, पूरी बॉडी सख्त हो जाती है, लोग समझते जिन बूत की बात। वो आप यकीन करें इतनी तेज उनके दांत बज रहे थे कि उंगली अंदर गई है, ये उंगली का हिस्सा कट के पेट के अंदर गया है, वो सांस की नाली में चले गया, उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा है। लोग समझते नहीं इस बात को। तो अभी अगर किसी को आप बता रहे थे वो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? अच्छा, करना क्या है, देखें अब वो तो एक वो कॉन्सेप्ट है कि जब भी घर में कोई बीमार होता है हर कोई डॉक्टर बन जाता है। चार नवादी चारों मुफ्ती वाली मिसाल है ना। हाँ, तो अब मैं बता दूं करना क्या है। अगर किसी को मिर्गी झटका लगा, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि उसके मुंह में कुछ नहीं डालना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसको उल्टी करवट लिटा देना है। लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं उल्टा नहीं, जैसे ये मैं बैठा हूँ ना इस तरह लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लेटर पोजीशन कहते हैं। उर्दू में अगर मैं बात करूँ, लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो उल्टी करवट लिटा देना। ठीक है, आपने लिटा देना, उसके मुंह में कुछ नहीं डालना। अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाए, वो होश में नहीं आता, तो आपको अस्पताल लेके जाना है। फिर अस्पताल में जो भी काम होगा डॉक्टर का काम होगा, आपका काम नहीं होगा। आपका सिर्फ काम क्या है, मुंह में कुछ नहीं डालना और लेफ्ट लेटरल पोजीशन यानी कि उसको उल्टी करवट लिटा देना है, बस ये 2 काम करना है। हाथ पांव पकड़ना भी शुरू कर देते हैं ना, नहीं, दबाना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं करना। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ड्यूरेशन उसका 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, मुख्तलिफ मरीजों में। अगर वो 5 मिनट हो तो फिर फौरी हॉस्पिटल। फिर आपको फौरी डॉक्टर हॉस्पिटल साहब ये बताएं कि इसका जो इलाज है वो क्या एक्सपेंसिव है? अच्छा, और दूसरा ये बताइएगा पाकिस्तान कितना एडवांस है इलाज में? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, इसका इलाज 70% मैंने जैसे शुरू में क्या कहा था, काबिल इलाज बीमारी है। 2 से 3 तरीके हैं, एक तो दवाइयों के जरिए, ठीक है, दूसरा सर्जरी के जरिए, तीसरा अब इसमें ये आ गया है कि जो है वो डाइट, जैसे कीटो डाइट होती है, लेकिन वो बच्चों में हम देते हैं कि हाई फैट्स डाइट जो होती है वो बच्चों में देते हैं। कुछ मरीजों का ऐसा हुआ तो बच्चों को रिलीफ मिला इससे। अच्छा, दवाइयों से क्या होता है कि दवाइयाँ आपको बाकायदगी से खानी है, बाकायदगी से दवाइयाँ खानी है। 70-80% ये बीमारी बाकायदगी से आप दवाई खाएंगे ख़त्म हो जाएगी। 2 साल तक आपको कोई फिट्स नहीं पड़ा, कोई झटका नहीं लगा, आपने बाकायदगी से दवाई खाई, आप ठीक हो जाएंगे, ये गारंटी है। हम टेपर ऑफ करके डोज कम करके 1-2 महीने के अंदर उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जो होता है दवाई खाते नहीं है। इसकी दवाई की बाकायदा टाइमिंग होती है कि अगर सुबह 8 बजे आपने गोली लिए तो रात की भी 8 बजे आपके पेट में जानी चाहिए गोली। सुबह अगर आपने 9 बजे लिए तो रात की भी 9 बजे। अब मरीज किस तरह ले रहा है, सुबह 8 बजे ले रहा है, रात को दुकान से आ रहा है 12 बजे, 1 बजे खाना खा रहा है, 2 बजे ले रहा है। अच्छा, हमारे तो दवा में बहुत ज्यादा टाइमिंग का ख्याल रखना है आपको, टाइमिंग का। अच्छा, मैं ये बता रही थी, मैंने एक मेड थी जिससे मैंने बात की, तो उसने मुझे ये बताया कि उसकी बच्ची को बचपन में गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उसके बाद से उसको झटके लगते हैं। हमने बहुत इलाज कराया, उसको कोई आराम नहीं आया। अब ये है कि उस बच्ची को 100 बुखार भी अगर होगा ना तो उसको फिर भी झटके पड़ेंगे। तो ये भी मिर्गी है क्या? हाँ, मैं आपको, बच्चों में क्या होता है कि 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे में अगर बुखार के साथ उसको मिर्गी झटके लग रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फेब्राइल सीजर्स। वो मसली बात नहीं है, उसमें हम कहते हैं आप कोई मिर्गी की दवाई नहीं खिलाएं, सिर्फ जब बुखार हो तो बुखार की दवाई दे दें, ठंडी पट्टियां रखें, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन यही मिर्गी के झटके अगर 5 साल की उम्र से ज़्यादा पड़ने लगे फिर वो मिर्गी है, फिर वो फेब्राइल सीजर नहीं है, यानी कि वो झटके जो कि बुखार की वजह से पड़ते हैं वो नहीं है, फिर ये मिर्गी है। और बच्चों में आपको एक बात बताऊं, सबसे जो मेन कॉज होता है ना जो मिर्गी का, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको अगर मिर्गी डायग्नोस हो गई है तो हम कहते हैं आप कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, मोबाइल स्क्रीन टाइम और टीवी कम देखेंगे। अच्छा। आपको हाँ, बच्चों में जापान में किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है जापान के बच्चों को फिट्स पड़ रहे, तो जब उन्होंने उसको, वहाँ की गवर्नमेंट पूरी रिसर्च करती है बाकायदा, जब वहाँ की गवर्नमेंट ने रिसर्च किया तो उनको पता चला वो एक कार्टून आता था पॉक मॉम के नाम से, पॉकी मॉम के नाम से, पॉकी मॉम, मुझे सही नाम याद नहीं है शायद, तो वो उस नाम से कार्टून आता था। जब बच्चों वो कार्टून इतना ज़्यादा देखते थे, वहाँ की जापानी गवर्नमेंट ने उस कार्टून के ऊपर बैन लगा दिया, बंद कर दिया उसको। अच्छा, वो बेसिकली वो उसकी कुछ सीरीज टाइप होती थी, एक से दूसरे तो बच्चे घंटों उस पे बैठते, तो वो रेज होती हैं, वो बच्चों को फिट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या किया, बैन लगा दिया। अच्छा, इसका इलाज मैंने आपसे पूछा था, महंगा है या सस्ता है? बहुत सस्ती दवाइयाँ, अब तो गवर्नमेंट सेंटर फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, जगह जगह कैंप लगते हैं। कल भी हमने कैंप लगाया, उसमें फ्री में दवाइयाँ बांटी हैं। आप जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जिना हो गया, सिविल हो गया, वहाँ पर बहुत सी फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, ये रूरल एरियाज में आप लोग कैंपेन कोई चला रहे हैं या फिर हुकूमती लेवल पर कोई तरह की कैंपेन चल रही है कि जो लोग जिन्नात और असरात की बातें करते हैं एटलीस्ट उनको तो निकाला जाए इस चीज़ से? काम तो बहुत हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि वो एक 40-50 साल से एक चीज़ जहन में बैठी हुई है तो उसको निकालने में टाइम लगता है। अपने
इंटर एरियाज़ के अंदर कैंप लगते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए भी कैंपेन चलाई जाती है वहाँ। अब तो मोबाइल हर के पास है, तो कैंप के अंदर ही वाले के प्रोग्राम भी किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं, आगाही वाले प्रोग्राम कि खुदाया अगर किसी और बाकायदा वीडियोज़ दिखाई जाती हैं कि वीडियो से अगर आपके मरीज़ को ये अलामत हो रही है, ये सिम्टम हो रहे हैं, तो आप अपने जो भी दिमाग के डॉक्टर है उसको दिखाएं। दिमाग का डॉक्टर मौजूद नहीं है तो किसी जनरल डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपके मरीज़ को डायग्नोज करके आपको आगे ट्रांसफ़र करे किसी डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास। तो अच्छा, काम भी काफी डॉक्टर हो रहा साहब है। ये कहा जाता है कि जिसको एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो गया है फिर वो ताहयात उसके साथ ही है। जैसे लोगों को डायबिटिक पेशेंट होते हैं, दवाई खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो अपना इलाज, क्या ये ख़त्म होने वाली है या फिर ये ज़िंदगी भर साथ है? देखिए, मैंने क्या कहा था कि मिर्गी का जब इलाज आपने स्टार्ट कर दिया, प्राइमरी एपिलेप्सी की बात कर रहा हूँ, वो मिर्गी की मसला, वो मिर्गी की बीमारी जिसकी कोई वजह नहीं है। उसमें होता क्या है कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ क्राइटेरिया है कि हम 2 साल तक दवाइयाँ देते हैं, 2 साल तक मरीज को कोई फिट्स नहीं पड़ा, आगे चल के 2 से 3 महीने में उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। कुछ डॉक्टर 3 साल का पीरियड लेते हैं कि 3 साल तक उसको कोई फिट्स नहीं पड़ा है, हम 1 या 2 महीने में उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। इस तरह क्राइटेरिया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दवाइयाँ बाकायदगी से खानी होती हैं। दवाई तो ये तो आप ब्लड प्रेशर हो गया पूरी ज़िंदगी दवाई खा रहे हो, शुगर हो गई पूरी ज़िंदगी दवाई खा रहे हो, थायराइड का मसला हो गया पूरी ज़िंदगी दवाई खा रहे हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि 2 साल तक या 3 साल तक अगर आपको कोई मिर्गी का झटका नहीं लगा तो आगे चल के दवाइयाँ आपकी बंद हो जाती हैं। फिर हम ये कहते हैं कि आपको मिर्गी थी, है नहीं थी, ये वाली बात क्योरेबल है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि बस सारी ज़िंदगी ही ये रहेगा। अगर इस तरह की जो कंट्रोल कर लिया जाए, 100% काबिल इलाज बीमारी है, 100%। सही। हाँ, बस कोई सामने वाला आपको गाइड करने वाला अच्छा हो। तो फिर भी 25 लाख पेशेंट रजिस्टर्ड है। वो है ना कि जो दवाई नहीं खाते, दवाई रेगुलर खाती नहीं है वो लोग, तो जब दवाई नहीं खाएंगे, जब गाड़ी के अंदर सीएनजी नहीं डली तो गाड़ी कैसे चलेगी? पर 25 लाख में तो बहुत बड़ी तादाद उनकी भी होगी जो इस बात को तस्लीम भी नहीं कर रही होगी कि उन्हें मिर्गी है। नहीं, मिर्गी है, नहीं तस्लीम करते उसको। उनके कॉन्सेप्ट यही बने हुए अगर मिर्गी लफ्ज़ जो है ना वो उर्दू में मिर्गी, वो इतना सा अजीब सा है कि लोगों को खौफ सा आता है। वो जब मैं छोटा था ना, डॉक्टर नहीं बना तो मैं मुर्गी बोलता था, मुर्गी। अच्छा। हाँ, वो तो जब मैं डॉक्टर बना इस चीज़ से मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे दिमाग का डॉक्टर बना देगी। तो फिर मैं जो मिर्गी, मुझे समझ आया कि ये मिर्गी का वर्ड है, मैं जिसको मुर्गी मुर्गी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जिनको जो इलाज करवा रहे होते हैं मिर्गी का, आपसे पता भी है कि जी इलाज हो रहा है, वो कहते हैं यार ये टेंशन ना लें, ज़्यादा सोचें नहीं, दिमाग पे जोर ना दें, इस तरह का भी इसके है। इसमें मेरा सवाल भी ऐड कर लें, दिमागी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? और ये जो दिमागी सेहत का और इसके साथ कोई ताल्लुक है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आपने सवाल किया ना कि स्ट्रेस का, ठीक है, ये सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे एक मरीज को मिर्गी डायग्नोस हो गई, अब उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या होंगे कि अगर वो टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, रात को देर से सोएगा, ठीक है, स्ट्रेस में रहेगा, गर्मी में ज़्यादा फिरेगा, तो उसकी वजह से वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि शायद इसको फिट्स पड़ जाए, शायद फिट्स पड़ने के चांसेस, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है। यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ, जो क्रिकेट लवर्स हैं, जॉन्टी रूट्स का आपने नाम सुना होगा, नॉन केस एपिलेप्सी था और वो अब एपिलेप्सी के लिए काफ़ी काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, नॉन केस एपिलेप्सी, और पूरी दुनिया में जितनी भी एपिलेप्सी की एनजीओज है ना, उनको डोनेशन दे रहा है बाकायदा। कितना ज़बरदस्त फील्डर था वो, दुनिया का बेस्ट फील्डर है। मतलब यानी कि पाकिस्तान को 50 साल और लगेंगे जॉन्टी जैसा फील्डर लाने के लिए, क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा क्लियर। तो वो खुद पेशेंट रहे हैं, खुद नॉन केस एपिलेप्सी, और भी बहुत से पॉलिटिशियन, इनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर प्रोग्राम में बैठे, वो इंटरनेशनल, वो उनको मिर्गी है, मिर्गी के साथ जी रहे। तो ये तो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जिसको मिर्गी है वो तरक्की नहीं कर सकता, माँ नहीं बन सकती, बाप नहीं बन सकता, शादी नहीं हो सकती, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे किस्म के लोगों, ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर मिर्गी डायग्नोस हो गई तो इनका स्कूल अलग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मिर्गी वाला आम मरीज है, दवाइयाँ रेगुलर खाए। मुझ समेत दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये श्योरिटी नहीं देगा कि भाई आपको जो है ना कल फिट्स नहीं पड़ेगा, परसों फिट्स नहीं पड़ेगा। दौरा कभी भी पड़ सकता है मिर्गी का। अच्छा, किसी को भी? हाँ, किसी को भी दौरा पड़ सकता है। एक दौरा जो पड़ेगा हम उसको मिर्गी नहीं बोलेंगे। ओके। एक दौरा मिर्गी नहीं है, 1, 2 या 2 से ज्यादा अगर हो फिर हमें इन्वेस्टिगेट कराना पड़ता है, फिर हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं कि मिर्गी है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है गैजेट्स का, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। आप देखें लोग घंटों घंटों बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कि कहा जाता है जी रेस ना भी काम करना हो तो बैठ के घंटों रील्स स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब इस दौर में ये ज़ाहिर केसेस तो फिर बहुत रिपोर्ट होते होंगे कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, तो आप लोग क्या बताते हैं पेशेंट्स को, कितने घंटे देखना चाहिए दिन में, नहीं देखना चाहिए, बच्चों को कैसे हमें डील करना है इस मामले में, इस हवाले से आप कैसे गाइड करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ना अगर बिल्कुल आपका सवाल सही है कि अगर वो किसी को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसी फिट्स पड़ता है। बच्चे आए हैं,
कुछ बच्चे मैंने देखे, खुद मेरे क्लिनिक पे आए कि उनको कोई वजह नहीं है, सिर्फ क्या उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो उनसे काउंसलिंग करते हैं, इनके पेरेंट्स से काउंसलिंग करते हैं कि खुदाया इनका स्क्रीन टाइम कम करें। उनकी जब हम दिमाग की पट्टी कराते हैं पॉजिटिव आती है कि इसकी वजह क्या है, इनकी मिर्गी की झटकों की वजह क्या है कि भाई इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। तो उसमें होता है कि अगर बच्चा 6 साल का है तो कुछ कैलकुलेशन है कि 1 से 2 घंटे की उसकी स्क्रीन टाइम है, ठीक है। अगर 5 साल के अंदर का है तो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम है, 6 साल से ज़्यादा का है तो 2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम है। वो पूरी कैलकुलेशन है बाकायदा, उसके हिसाब से काउंसलिंग करनी पड़ती है उसको। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो आपने कहा कि वो नॉर्मल हैं, लेकिन दूसरी जानिब जिसको फर्स्ट पढ़ रहे हैं और बाकायदा उसकी सूरत हाल ऐसी है, तो क्या वो जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है निस्बतन एक सही आदमी के या सही बच्चे के? क्या वो फ़र्क होता है उनमें? देखिए, एक बात थोड़ा सा फ़र्क इस वाले से, दिमागी को बंदा किस लिए परेशान रहता है, एक बंदे को मिर्गी डायग्नोस हो गई, अब वो किस लिए परेशान रहता है कि यार मुझे कहीं झटका ना पड़ जाए, वो उसके डिप्रेशन लेता है कि मैं किसी शादी में जा रहा हूँ मुझे फिर से पड़ जाए, मैं बाइक चला रहा हूँ पुल क्रॉस कर रहा हूँ मुझे फिर से पड़ जाए, उसके सिर्फ डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक आम आदमी के मुकाबले में उसका डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। भी खाते होंगे साथ? एंटी डिप्रेशन हम ऐसे तो नहीं देते उसको, क्योंकि मिर्गी की बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन को भी कम करती हैं। सही। हाँ, मूड को भी सही करती हैं। उसमें से काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। मेडिसिन पावर की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर है कि जब इंसान अपने पर तारी कर लेगा तो परेशान रहेगा, और जब वो ये सोचेगा कि भाई मैं डील कर लूंगा कोई मसला नहीं है, तो फिर जाहिर है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इलाज जो आप कह रहे हैं 2 साल 3 साल, ये बड़ा मुश्किल सा नहीं है कि अब तो टीबी के इलाज भी खींच के 3 महीनों तक आ गए, 9 महीनों में हम दवाइयाँ खाते थे, लोगों को देखते थे, तो ये 2 साल जब इतना लंबा होता है लोग उकता जाते हैं ना कि यार रोज़ ये मैंने मेडिसिन खानी है मेरा इतना, और फिर इसमें जो आपने बताया टाइमिंग कि सुबह 9 बजे है तो रात भी 9 बजे है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इलाज इस लिहाज से मुश्किल नहीं हो गया, एक लंबा है, दूसरा इसकी टाइमिंग को बहुत आपने वो कहते हैं ना कैलकुलेट करना है। फिर देखें घुमा फिरा के बाद वहीं पर आती काउंसलिंग। आप काउंसलिंग करिए कि खुदा ना खास्ता, देखें दवाई का 2 साल का टाइम 3 साल का इतना ज़्यादा नहीं होता, टाइमिंग आपको अच्छी रखनी। अल्लाह ना करे आपने दवाई मिस की, आप ऑफिस जा रहे हैं बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से आपको फिट्स पड़ जाए, आप नीचे गिर जाए, गाड़ी के पीछे स्पीड से आ रही हो, खुदा ना खास्ता, तो आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को बताना पड़ता है चीज़ों का कि भाई खुदाया आप दवाई का जो है ना वो लें, प्रॉपर लें, टाइमिंग रखें। 2 साल का वक्त नहीं, 2 साल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, और वो भी 2 साल उस सूरत में कि अगर उसको फिट्स ना पड़े, मिसाल के तौर पे आज 12 फरवरी 2024 है, तो किसी को अगर आज फिट्स पड़ा है तो 12 फरवरी 2025, 12 फरवरी 2026, 2 साल तक फिट्स ना पड़े, फिर हम कहते हैं कि हाँ यार अब इसकी दवाइयाँ हम बंद कर सकते हैं। 2 साल का कुछ मुल्क 2 साल रखते हैं, कुछ मुल्क 3 साल रखते हैं, बहुत से मुल्कों में लाइसेंस नहीं मिलता है। सही। हाँ, लाइसेंस नहीं देते मिर्गी के मरीजों को। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि आज इस खास दिन के मौके पर जब ज़ाहिर आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं, क्या आप लोगों को समझाएंगे इस हवाले से कि वो क्या करें, कैसे ख्याल रखें, मैसेज क्या देंगे आप? अच्छा, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले कि मिर्गी कोई दाग धब्बा नहीं है, खुदाया इसको स्टिग्मा ना समझे, ना ही ये कोई जिन बूत की बीमारी है, ये एक दिमागी बीमारी है, ठीक है, और इसमें जो है इसका काबिल इलाज बीमारी है। 70 to 80% ये अगर आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ, जैसे मैंने बताया, आप दवाइयाँ खाएँ, प्रॉपर दवाइयाँ खाएँ, तो इस मसले से जो निपटा जा सकता है, और 2 से 3 साल का टाइम होता है। तो अगर किसी के घर में या किसी के फैमिली में मिर्गी का मरीज़ है तो फ़ौरन वो दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। दिमाग के डॉक्टर उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कराएंगे, जो भी लैब्स हैं वो कराएंगे, काउंसलिंग करेंगे, दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे। आपका काम क्या है, सिर्फ दवाइयाँ खानी है, और ये काबिल इलाज बीमारी है, जिन भूत की बीमारी नहीं है। बिल्कुल, ये बीमारी की तरह इसको ही ट्रीट, आम बीमारी की तरह इसको ट्रीट करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, और आज के दिन के हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, और जो मर्ज़ है उसको मर्ज़ ही समझा जाना बिल्कुल वो बेहतर है। इसके साथ ही मुझे मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।